हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे मतलब दोस्तों मंगलवार, और आज जो हमारी क्लास चलेगी वो हिस्ट्री की है ना, यानी ओनली हिस्ट्री चैनल पर सिर्फ दोस्तों हिस्ट्री की क्लास होती है। ठीक है। जो भी दोस्तों आज मेरी क्लास को अगर पहली बार देख रहा हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरा चैनल है, इस पर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। और हिस्ट्री दोस्तों पीसीएस तक के जितने भी मेंस, पीसीएस मेंस तक का जितना भी दोस्तों पेपर होता है, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का हो, ठीक है, आरओ होता है, जो एआरओ होता है, ठीक है, एसएससी सीजीएल होता है, अभी यूपी लेखपाल है, इन सब का दोस्तों कवरेज रहेगा। हिस्ट्री का आपको फुल पैकेज मिलेगा यहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें तैयारी आपका एक्सेस बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका क्या होगा दोस्तों पीसीएस मेंस। आप मैंने कल आपको एक क्वेश्चन, परसों मतलब दोस्तों संडे को दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, है ना। मैंने आपको दोस्तों एक मेंस का क्वेश्चन लिखवाया था, फर्स्ट जो आपको थर्ड क्लास आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, उस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने मेंस का कराया है, तो वो भी आप जाके पिछली क्लास दोस्तों जरूर देखें। जो भी अगर नया है, आज जो पहली बार मेरी क्लास को देख रहा है, ठीक है, तो उसको जाके क्या करना है, पिछली क्लासेस देखनी है। मैंने आपको बहुत वहाँ से डिटेल से हर चीज़ को बताया कि कैसे हिस्ट्री पढ़ा जाता है, प्री टाइम पे हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मेंस टाइम पे किस चीज़ को फोकस, कौन से टॉपिक सिर्फ पढ़ने चाहिए और बाकी छोड़, ताकि कम समय में हम ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कर पाएँ। हमारा दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन टॉपिक था दोस्तों। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ये दोस्तों हमारा फर्स्ट सिलेबस का ये पहला दोस्तों सिलेबस देखेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री के, तो पहला टॉपिक यही है का आगमन, और यही हम लोग शुरू किए थे। इसमें दोस्तों हम लोगों ने परसों जो क्वेश्चन किया था वो था दोस्तों 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने के कारणों पर प्रकाश डालें, या उनके आने का उल्लेख करें, है ना, कारणों पर उल्लेख करें, प्रकाश डालें। ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था, मैंने उसको उसका मेंस कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन लिखाया था बाकायदा, और आने का कारण पढ़ाने के बाद मैंने वो क्वेश्चन लिखाया था। ठीक है। तो इसमें मैंने दोस्तों आपको पहला टॉपिक ये है, हम लोग दोस्तों यहाँ के आने के कारण तक हम लोग देख चुके थे। अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है कि कैसे पढ़ेंगे, पूरा पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, फिर एक एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो तीसरा टॉपिक था भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का कारण दोस्तों, वो कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो आज हम लोग पुर्तगाली कंपनी करेंगे, है ना। पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन आया पहले, कौन सा पहला गवर्नर था, इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र जीते, फिर कहाँ, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पे देखेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो पुर्तगाली पढ़ेंगे। पुर्तगाली में दोस्तों आज पूरा पुर्तगाली खत्म करेंगे, इसके बाद देन हमारी आज क्लास का एंड होगी। ठीक है। तो आज हम लोग पुर्तगाली फोकस करेंगे। ठीक। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग दोस्तों मेरी एक और चैनल मेरे एक क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से क्लास चलती दोस्तों, चैनल चलती क्रैकर जीएस एकेडमी। ठीक है दोस्तों, एक मेरी ये भी चैनल चलती, इसमें दोस्तों मैं इस समय ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में दोस्तों लास्ट जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो इंडियन क्लाइमेट चल रहा है दोस्तों। ठीक है। और पूरी इससे पहले जितनी भी ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दी, ये लास्ट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। आप वहाँ से भी जाके दोस्तों ज्योग्राफी कर सकते हैं, बहुत डिटेल से मैंने कराया है। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, इसी चैनल के नाम से दोस्तों, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से दोस्तों टेलीग्राम भी है। इसको ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, आपको फायदा क्या होगा, जैसे मैं आज पुर्तगाली पढ़ाएंगे जैसे, ठीक है, तो पुर्तगालियों से रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल डिटेल्स है कम, है ना, वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म पे वहाँ दे दूंगा, टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ले लें। ठीक है। मैं इस पे पिन भी कर दूंगा दोस्तों चैनल को, बट आप लोग सर्च करिएगा तो दोस्तों ये मिल जाएगा। ठीक है। तो ये चैनल है, यहाँ से आपको टेलीग्राम है ये, और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है। और कोई अगर दिक्कत होती है तो मेरा दोस्तों ये नंबर है, इसको इससे भी आप दोस्तों इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप दोस्तों इससे भी थोड़ी कुछ चीज़ें, अगर आपको कुछ दिक्कत हो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, या मैसेज कर देंगे तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। बाकी आप कमेंट पे ज़्यादा फोकस करें कि आप जो मैं जिस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके तुरंत वहाँ पूछ लीजिएगा। ठीक है। उस वीडियो में ही कमेंट कर दें। ठीक है। तो मैं देखता रहता हूँ, तो आपको दूसरे दिन मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे दोस्तों बता दूँ पीडीएफ से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको खुद से पढ़ाता हूँ। पीडीएफ पढ़ाने का मतलब है दोस्तों आपके साथ धोखा, आपको दोस्तों बस आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ से कुछ नहीं होता।
जो टीचर का नॉलेज होता है वो दिखता ही नहीं। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ मेरे साथ मैं जो यहाँ लिखता हूँ वो लिख लेना है। मैं यहाँ पे आपको फोकसली करता हूँ, जो मेंस के क्वेश्चन या मेंस का जो टॉपिक बड़ा होता है उसको वहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं एकदम प्री लेवल से एकदम छोटे से बेसिक से उठा के एडवांस ले जाता हूं। और आपको दूसरा काम करना कि आपको जो फैक्चुअल डिटेल्स रहेगी वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आज पुर्तगाली का टॉपिक है तो बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल रहेंगी, मैं यहाँ बताऊंगा हर एक चीज़ को, बट आपको वहाँ मैं यहाँ लिखूंगा फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं वहाँ आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ लेंगे आराम से, दिक्कत आपका क्या होगा। और जो मैं यहाँ लिखूंगा उसको लिखते भी रहना, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, इसको आप लोग करते रहना, ठीक है दोस्तों। और बस आप लोगों का एक काम है, आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। और दोस्तों दूसरे को भी बताएं, बस मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बस अच्छे से पढ़ें, ठीक है। बाकी आप लोग का यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं अपना पुर्तगाली, ठीक है। तो देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले पता करना ये कब आए हिस्ट्री में दोस्तों, कब, फिर दोस्तों कहाँ, फिर दोस्तों कौन कौन, फिर दोस्तों कैसे, फिर क्यों, ये 5 ये हो गए। इसके बाद दोस्तों फिर एक ट्रायंगल मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय पहले, फिर देखना आपको कारण, स्वरूप किसी भी टॉपिक का, परिणाम या प्रभाव या परिणाम या इनका कोई योगदान है वो। तो इतना किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो वो टॉपिक खत्म हो जाता है। कब आए हैं, कहाँ आए हैं, कौन कौन आए हैं, कैसे आए हैं, किस रास्ते से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या उनका उद्देश्य था आने का, ये टॉपिक अगर आपको, और क्या कारण था इनका आने का, ये वही वाला टॉपिक है जो क्यों वाला, यही कारण में कवर हो जाएगा। स्वरूप आप देख लेंगे कि इनका स्वरूप दोस्तों, हालांकि इनका बारे में स्वरूप ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस इनका परिणाम देखेंगे क्या रहता है, क्या परिणाम के तहत इनका देखेंगे कि इनका भारत में क्या योगदान रहा, ये देखेंगे। तो इतना अगर हम लोग इसमें कर लेते हैं इस टॉपिक पे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको देखो बता दूं दोस्तों, मैं आपको पहले एक बार पुर्तगालियों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं, आप लोग बस सुने आराम से, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली से, दोस्तों पुर्तगाली था वो, वहां से चला दोस्तों और जाके भारत पहुंचा, ठीक है। भारत पहुंचने के बाद दोस्तों उसने कालीकट में, दोस्तों कालीकट जो केरल में इस समय, वहाँ पे जमोरिन जो पैतृक उपाधि होती है उस हिंदू राजा की, वो था शासक वहाँ पे, उसने जो है वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया और उसको व्यापार करने की अनुमति दे दी। और दोस्तों भारत में ये व्यापार करने के बाद दोस्तों वास्को डी गामा जब अपने घर पहुंचा तो उसको बहुत सारा लाभ हुआ। अगर बात करें दोस्तों लाभ कितना हुआ, तो लाभ इतना हुआ दोस्तों कि इसके आने जाने और खरीदने का पूरा सब मिलाकर दोस्तों इसका उसका जो कॉस्ट था उसका 60 गुना ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इनकी लालसा जाग गई और भारत में व्यापार करने के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए। और अन्य कंपनियां भी दोस्तों इसी तरीके से, उनकी आंखें भी दोस्तों भारत में व्यापार करने के लिए तरसने लगी, ठीक है, उनकी लालच बढ़ गई। जब ये यहाँ पर आए दोस्तों तो इन्होंने पहले कालीकट में अपना देखा, फिर मगर कालीकट का जो शासक था जो जमोरिन दोस्तों, उसकी दोस्तों पहले वो सोच रहा था कि ये सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य से आए, बट ये लोगों ने दोस्तों राजनीतिक मुद्दों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इनकी और दोस्तों पुर्तगालियों के और जमोरिन के बीच दोस्तों विवाद हो गया और फिर क्या हुआ, इनको वहाँ से भगा दिया। ये वहाँ से भाग गए और आके फिर यहाँ इन्होंने अपने कोचिंग को अपना हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है। कोचिन से बस धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों, पश्चिमी तट का जितना भी एरिया है पश्चिमी तट का, जैसे कोचिन के बाद इन्होंने फिर गोवा जीता। गोवा के दोस्तों उन्होंने सालसेट, बसिन, मुंबई, सूरत, ठीक है दोस्तों। मैं आपको मैप बनाता हूं, जैसे कि ये भारत है, देखो भारत का मैं मैप बनाता हूं, इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये है दोस्तों, तो पहले ये दोस्तों कालीकट आए जो केरल में, फिर इसके बाद इन्होंने दोस्तों कालीकट से जब इनका जमोरिन से विवाद हो गया, जब विवाद होने के बाद दोस्तों ये कहाँ चले गए, कोचिन में। ये कोचिन है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये कोचिन है, ठीक है। कोचिन के बाद ये कालीकट है दोस्तों। फिर उन्होंने दोस्तों क्या किया, गोवा को जीता, गोवा को अपना जीता। फिर यहीं पे दोस्तों बसिन, ठीक है दोस्तों, सालसेट, अभी ये सब लिखा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फिर यहाँ पे दोस्तों इन्होंने मुंबई, दोस्तों यहीं मुंबई यहीं पे है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों तटीय इलाका है, मुंबई भी दोस्तों तटीय इलाका है, मुंबई इन्होंने जीता, ठीक है। मुंबई जीतने के बाद सूरत इन्होंने जीता, ठीक है। फिर इन्होंने दोस्तों पुंडीचेरी जीता, पुलिकट जीता दोस्तों,
हुगली जीता दोस्तों इन्होंने, ठीक है ना, हुगली में अपना हेडक्वार्टर बनाया। और इसके बाद दोस्तों पांडिचेरी, हुगली, ये इन्होंने अपने कुछ प्रोमिनेंट क्षेत्र इन्होंने अपने, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जो पुर्तगाली हैं दोस्तों वो पश्चिमी तट पर ही केंद्रित रहे और उन्होंने दोस्तों भारत के तटीय इलाके पर ही प्रसार करने की कोशिश की दोस्तों। ये भारत के आंतरिक इलाके में दोस्तों इन्होंने कोई भी अपना हेडक्वार्टर नहीं खोला, ना इन्होंने भारत में आंतरिक इलाके में दोस्तों ये कभी इन्होंने हस्तक्षेप किया, ठीक है। तो धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपना तटीय इलाके पे और पूरे इलाके पे लगभग इन्होंने व्यापार किया। इसका रीजन इसलिए दोस्तों क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों जब ये 15वीं शताब्दी में यानी 1498 में जब ये भारत आए तो लगभग 100 सालों तक कोई भी अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में नहीं आई। क्यों? मैंने आपको दोस्तों बताया था कि दोस्तों रोम के पोप ने इनको संरक्षण दिया था। क्या कहा था? कहा था कि आप अगर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे तो हम अन्य यूरोपीय देशों को आपके प्रभाव क्षेत्र में व्यापार करने की या शासन करने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस वजह से, और क्या था, पोप की दोस्तों यूरोप में बहुत चलती थी क्योंकि यूरोप में उस समय रोम जो ईसाई धर्म था उसकी एक शाखा थी दोस्तों कैथोलिक धर्म। कैथोलिक धर्म का जो हेडक्वार्टर था दोस्तों रोम में था और रोम का पोप दोस्तों था वो ईसाई धर्म की पूरी ईसाई जगत का दोस्तों मेन धार्मिक गुरु था, ठीक है। तो उसकी बात को कोई भी ईसाई, जो ईसाई राजा और जिसकी प्रजा दोस्तों ईसाई हो, वो कोई राजा दोस्तों अपने पोप के विरुद्ध दोस्तों नहीं जा सकता था। अगर जाएगा तो दोस्तों वहां की प्रजा उसके विरुद्ध युद्धों कर देती थी। ये प्रभाव था उस समय उसका, ठीक है। तो ये पूरे लगभग 100 सालों तक निर्विवाद रूप से किसी व्यापारिक, किसी यूरोपीय, अन्य यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से छूटे, मतलब वंचित रहे। इस वजह से दोस्तों ये क्या रहा, इनको प्रसार करने के फुल मौका मिले। और दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, इन्होंने तटीय इलाके पे इसलिए किया शक्ति क्योंकि ये दोस्तों नौसैनिक में दोस्तों भारतीयों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। भारतीयों के पास इतनी अच्छी नौसेना नहीं थी, इसीलिए दोस्तों ये तटीय इलाके पर अपना बॉर्डर, अपना जो क्षेत्र है प्रभाव बनाते रहे। ये आंतरिक इलाके में इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी दोस्तों जो स्थलीय सीमा है दोस्तों, है ना, वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी दोस्तों कि किसी भारतीय राजा को अंदर हरा सके, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने दोस्तों अंदर अपना प्रसार नहीं किया, तटीय इलाकों तक ही सीमित रहे, ठीक है। तो ये इनका इस तरीके से रहा। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर धीरे धीरे अन्य यूरोपीय कंपनियां आने लगी। अन्य यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या हुआ दोस्तों, कोचिन इनसे दोस्तों क्या हुआ, डचों ने छीन लिया। कालीकट और कोचिन दोस्तों इनसे दोस्तों किसने, डचों ने छीन लिया, है ना। गोवा दोस्तों इनसे क्या हुआ, गोवा इनसे दोस्तों किसने छीना दोस्तों, गोवा छीना नहीं दोस्तों, गोवा तो ये लास्ट तक बने रहे, मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। मुंबई दोस्तों इन्होंने अपने दहेज के तौर पे दोस्तों किसको दे दिया, इंग्लैंड को दे दिया। बसिन और साल्चर दोस्तों इनसे दोस्तों मराठों ने छीन लिया। सूरत दोस्तों इनसे दोस्तों अंग्रेजों ने छीन लिया, ठीक है। और हुगली दोस्तों, हुगली से इनको शाहजहां ने भगा दिया था। ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। देखो तो क्या है कि मैं बताऊं दोस्तों, कोचीन से जब ये कालीकट आए, कालीकट के बाद दोस्तों गोवा को इनका प्रभुत्व स्थापित करने का मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या हुआ दोस्तों कि गोवा में उस समय दोस्तों क्या था, यूसुफ आदिल शाही का दोस्तों, उस समय आदिल शाही वंश था, गोवा में शासक कर रहा था। उसका जो शासक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह शासक था। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों ने दोस्तों गोवा को जीतने की इच्छा व्यक्त की। और दोस्तों इन्होंने जो दक्षिण भारत में उस समय कृष्णदेवराय, जो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य था, जो दोस्तों उस समय मध्यकालीन भारत में हिंदुओं की अगर हम बात करें, हिंदुओं में सबसे बड़ा साम्राज्य दोस्तों मध्यकालीन भारत में जो देखा जाए तो दोस्तों वो विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे दोस्तों कृष्णदेवराय से दोस्तों पुर्तगालियों ने अनुमति मांगी कि दोस्तों कि हम जो है गोवा को जीतना चाहते हैं और आप तटस्थ रहिएगा, यानी आप दोस्तों यूसुफ आदिल शाह की तरफ से युद्ध मत करिएगा, हम गोवा पे विजय प्राप्त करने। और दोस्तों जो कृष्णदेवराय है दोस्तों वो मान गया दोस्तों। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह को दोस्तों पुर्तगालियों ने हरा दिया और गोवा पे कब्जा कर लिया। कब की बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, ये 1510 में। अभी एक बार फिर से इसको मैं लिखूंगा दोस्तों, बट अभी आप कहानी के थ्रू देख लीजिए। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि आखिर एक विदेशी कंपनी को या एक विदेशी शासक को कह लो, ठीक है, किसी भारतीय ने एक भारतीय के ऊपर विजित करने के लिए क्यों दे दिया, मतलब क्यों कह दिया कि ठीक है आप जीत लीजिए, मैं तटस्थ रहूंगा। उसके पीछे का दोस्तों कारण यह था कि दोस्तों क्या था, पुर्तगालियों का दोस्तों समुद्र पर प्रभाव था, ठीक है। ये दोस्तों अरब सागर है, अरब सागर में दोस्तों पुर्तगालियों का प्रभाव था। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी ये सब चीज़ें आएंगी। मैं अभी थोड़ा एक आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि मैं जब दोबारा आपको पढ़ाऊंगा तब आपके दिमाग में छप जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अरब सागर जो ये था, अरब सागर पर दोस्तों पुर्तगालियों का प्रभाव था। अगर किसी भी भारतीय या किसी अरब व्यापारी या किसी को भी अगर इनके प्रभाव, समुद्र वाले प्रभाव क्षेत्र से जाना है तो दोस्तों इनको क्या होता था, इनसे अब इनका प्रभाव क्षेत्र है, अगर कोई भी भारतीय राजा
अगर इनसे दुश्मनी लेगा तो क्या वो इनको प्रभाव अपने समुद्र वाले प्रभाव क्षेत्र से जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। क्या, और हमें क्या जरूरत थी कि समुद्र की? हमें जरूरत ये थी कि दोस्तों हम जो या क्या कहते हैं विजयनगर का जो साम्राज्य है कृष्णदेवराय, वो दोस्तों हमेशा दोस्तों उत्तर भारत के जितने भी राजा थे उनसे युद्ध करता रहता था, और युद्ध करने के लिए उसको दोस्तों घोड़े की जरूरत होती थी, और अच्छे किस्म के घोड़े की जरूरत होती थी, और अच्छे किस्म के घोड़े दोस्तों भारत में नहीं मिलते थे। ये कहाँ मिलते थे दोस्तों? मध्य एशिया में मिलते थे, तुर्की, अरब, है ना, तुर्की, इराक, ईरान, यहाँ से दोस्तों अच्छे किस्म के घोड़े मिलते थे। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, भारत ने अगर कभी भी, अगर उस प्राचीन काल में या मध्यकालीन भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी वस्तु का आयात किया है तो वो दोस्तों घोड़े हैं। घोड़ों का दोस्तों बहुत पर्याप्त मात्रा में दोस्तों हमारे भारतीय लोग, जो भारतीय शासक थे, वो आयात करते थे। इसी वजह से दोस्तों कृष्णदेवराय जानता था कि अगर हम इनको मना कर देंगे तो ये हमसे युद्ध तो नहीं करेंगे, बट ये हमसे रुष्ट हो जाएंगे, और हमारा जो व्यापार है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो बाधित करेंगे। तो इसी वजह से दोस्तों उसने क्या किया, उसको तसस रहा, उसने गोवा को जीतने दिया। एक कहानी और बताता हूँ दोस्तों, जहाँ तक कि दोस्तों इनकी जो जो अरब सागर पे जो प्रभुत्व की जो कहानी है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कृष्णदेवराय तो छोड़िए दोस्तों, मुगल बादशाह जो अकबर था वो भी दोस्तों इनकी संप्रभुता को मानता था। वो तक भी दोस्तों, वो भी जो उनके जो शासक, जो व्यापार होता था अंतर्राष्ट्रीय मुगल जो शासकों का, वो भी दोस्तों कारतेज लेते थे। कारतेज मैं अभी पढ़ाऊंगा, कारतेज लेते थे, तब एक कारतेज लेते थे, तब जाके उनका व्यापार होता था। ठीक है, तो ये था गोवा के बारे में मैंने बता दिया। यूसुफ आदिल शाह विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहानी सुना दी। मैं बता दूं आपको, यूट्यूब पे पढ़ के देख लीजिएगा, कोई पढ़ाएगा नहीं इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, बसिन और सालसेट दोस्तों, इनसे दोस्तों किसने? मराठों ने जीत लिया। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक मराठों में एक सेना नायक का नाम बहुत उल्लेखनीय है दोस्तों, यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसको दोस्तों समुद्र का शिवाजी कहा जाता है। समुद्र का शिवाजी, वो जो सेना नायक है मराठों का, उसका नाम है दोस्तों अंग्रिया। अंग्रिया ने ही दोस्तों बसिन एवं सालसेट दोस्तों पुर्तगालियों से छीन लिया था। ठीक है, तो मराठों का जो सेना नायक था वो अंग्रिया था, जिसको समुद्र का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, उसने दोस्तों क्या हुआ, बसिन एवं सालसेट इनसे पुर्तगालियों से छीन लिया। ठीक, सूरत दोस्तों इनसे किसने छीन लिया? स्वाली की लड़ाई हुई दोस्तों अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, और इसी स्वाली की लड़ाई के बाद दोस्तों अंग्रेजों को दोस्तों मुगलों ने दोस्तों सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। अभी आगे फिर पढ़ेंगे, एक बार बस ये जान लीजिए, सूरत किसने छीन लिया इनसे? तो अंग्रेजों ने। और मुंबई दोस्तों इनको दहेज में दे दिया ये अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये हो गए पुर्तगाल। और शाहजहां दोस्तों हुगली से दोस्तों इनको किसने भगा दिया दोस्तों? शाहजहां ने। शाहजहां, ऐसा बात हुआ ना, क्योंकि ये दोस्तों बहुत कट्टर थे, और ये बार बार क्या होता था, ये व्यापारिक हस्तक्षेप कर रहे थे समुद्र उस इलाके में। तो शाहजहां ने इनको दोस्तों 1651 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ, हुगली पे जीत लिया और इनको यहां से भगा दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। हुगली और जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में बात ये होगी, पांडिचेरी का दोस्तों, पांडिचेरी पे भी इनका आधिपत्य था। तो पांडिचेरी में बात ये हुई दोस्तों कि वहाँ का जो शासक था, मतलब वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे एक शासक की मृत्यु हो गई, और ये क्या, फिर वो पांडिचेरी में आंतरिक कलह हो गया, और दो गुट बढ़ गए राज्य में। ठीक है, तो एक जिस पक्ष का ये साथ दे रहे थे वो पक्ष हार गया, तो इनको वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, तो ये बात थी, मैंने बताया कि इनका कहाँ कहाँ केंद्र था, फिर इनसे कौन कौन छीन लिया। सबसे पहली एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, ये पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में आए हैं और सबसे बाद में भारत से गए। गोवा, दमन एवं दीव था दोस्तों, ये 1761 तक बने रहे। 1761 में दोस्तों ये यहाँ से गए हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले ये आए हैं और सबसे बाद में गए हैं। ठीक है, तो ये चाहिए, ये एक मैंने आपको क्या कर दिया दोस्तों, एक थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू दे दिया। इसका मतलब कि पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि इनका सबसे मेन याद रखना कि कौन पहला पुर्तगाली था, गवर्नर था, कौन वास्तविक गवर्नर था, और भी अभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें अभी रह गई हैं। मैंने आपको एक थोड़ा मैंने आपको इसको परिचय करा दिया कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक, देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कब की बात करें दोस्तों, 1498 ईस्वी में कौन आया दोस्तों? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। ठीक, वास्को डी गामा भारत में पहली बार है। ऐसा नहीं कि दोस्तों वास्को डी गामा से पहले किसी और पुर्तगालियों ने या किसी स्पेन वासी ने भारत में आने का प्रयास नहीं किया। इससे पहले भी दोस्तों 1498 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में दोस्तों बार्थोलोमियो डियाज
इसको याद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जान ली बार्थोलोमियो डियाज। लोमियो डियाज भी दोस्तों क्या हुआ, भारत की खोज में निकला था। और दोस्तों जैसे ये क्या है दोस्तों, जैसे ये अफ्रीका है दोस्तों। तो जैसे ही वो क्या है कि ये जैसे अफ्रीका है, तो वो दोस्तों यहाँ से निकला आया, इस तट के सहारे यहाँ तक आया। और यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों ये केप गुड ऑफ है ना, गुड ऑफ, केप ऑफ गुड ऑफ, केप ऑफ गुड ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे केप ऑफ गुड ऑफ, गुड ऑफ है ना, केप ऑफ गुड ऑफ। तो यहाँ तक दोस्तों वो बार्थोलोमियो डियाज पहले आ चुका था, यहाँ तक आया दोस्तों। फिर हुआ क्या दोस्तों, इसके साथ में जो साथी आए थे उनके साथ दोस्तों इसका कुछ विवाद हो गया, और इस वजह से दोस्तों ये कहाँ से, यहाँ से लौट गया, यहाँ तक आया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बार्थोलोमियो डियाज और इसके जो साथ में जो लोग आए थे उनके साथ कुछ विवाद हो गया, और इस वजह से दोस्तों ये वापस चला गया। ठीक है, यानी यहाँ तक कि से पहले से लोग परिचित थे। और मैं आपको बता दूं, जिनसे दोस्तों इसका विवाद हुआ था वही लोग दोबारा दोस्तों जो क्या है, किसके साथ, वास्को डिगामा के साथ आए थे। तो वास्को डिगामा को यहाँ तक आने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ तक वो पहले ऑलरेडी आ चुके थे, दिक्कत यहाँ से आगे जाने की थी। ठीक है, तो ये याद रखने की 1488 ईस्वी में, इससे पहले भी दोस्तों बार्थोलोमियो डियाज भारत खोज में निकला था, बट वो पहुंच नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ विवाद हो गया था, इस वजह से लौट गए। फिर इसके बाद दोस्तों वास्को डिगामा आए, तो वास्को डिगामा दोस्तों यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे एक मालिंदी द्वीप है दोस्तों, मालिंदी द्वीप है दोस्तों। यहीं पे एक दोस्तों पहले नाम था मालिंदी द्वीप। तो यही मालिंदी द्वीप में दोस्तों उसका एक गुजराती व्यापारी से दोस्तों क्या हुआ, गुजराती व्यापारी से दोस्तों उसकी मुलाकात हुई। तो उसने जब उस गुजराती व्यापारी से पूछा दोस्तों कि मुझे मसाला द्वीप है ना, भारत जाना है, तो उसने बताया कि जो ये मसाला द्वीप है ये पूर्व की ओर है। उसने ये नहीं बताया कि भारत पूर्व की ओर, उसने बताया कि जो मसाला द्वीप है वो पूर्व की ओर है। तो फिर वो उसी के साथ दोस्तों क्या हुआ, वो कालीकट पहुंच गया। ठीक है, कालीकट में मैंने बताया दोस्तों क्या हुआ, केरल है, कालीकट में दोस्तों जामोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, अरब व्यापारी पहले से व्यापार कर रहे थे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अरब व्यापारी जो थे यहाँ से व्यापार करके क्या करते थे दोस्तों, वो ले जाते थे कहाँ दोस्तों, भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से उनका जो चीज़ें थी वो जाती थी यूरोप। ठीक है, यूरोप जाती थी। अब अरब व्यापारी को देखेगा कोई विदेशी, कोई पुर्तगाल, कोई यूरोपी यहाँ आया, तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, अरब जो संप्रदाय के जो व्यापारी लोग थे उन्होंने इनका विवाद की, उनका मतलब इससे क्या किया, उसका विरोध किया कि यहाँ पे हम इनको व्यापार करने नहीं देंगे। और क्या हुआ दोस्तों, बट फिर दोस्तों क्या हुआ कि जो जामोरिन था, क्योंकि ये देखो हमारे यहाँ कल्चर था ना दोस्तों कि हम किसी भी जो अतिथि होता है उसका स्वागत करते हैं, तो जामोरिन ने इसका स्वागत किया। तो दोस्तों इस वजह से दोस्तों यही जो अरब व्यापारी जो संप्रदाय थे, चुलिया संप्रदाय के लोग थे, मैं आपको उतना डिटेल नहीं ले जाना था, वो सब ऑप्शनल का काम है, बट ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक संप्रदाय था, चुलिया संप्रदाय था। ठीक है, तो वो दोस्तों उन्होंने विरोध कर रहा था। बट क्या हुआ कि पुर्तगालियों का जो वास्को डिगामा का दोस्तों किसने, कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि दोस्तों किसी भी जो अतिथि होता है और कोई राजदूत होता है, क्योंकि जो वास्को डिगामा था वो दोस्तों क्या हुआ था, पुर्तगाली के जो राजा था उसका राजदूत बन के यहाँ पर आया था। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि राजदूत का दोस्तों हमेशा स्वागत किया जाता है। तो उसने स्वागत किया और फिर उसने यहाँ व्यापार किया और बहुत सारा धन ले जाके, मैंने बताया जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ वो सब चीज़ें। ठीक है, आया, इसके बाद दोस्तों ये चला गया। फिर इसके बाद ये दोस्तों 1502 में फिर एक बार आया पुर्तगाली, 1502 में फिर एक बार आया। ठीक है, फिर ये चला गया। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो इनका गवर्नर है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों गवर्नर की ओर। ठीक है ना, अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अल्मीडा आता है। कौन आता है दोस्तों, अल्मीडा। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अल्मीडा कब आता है दोस्तों, 1505 से 1509 तक ये यहाँ भारत में रहता है। इसके बारे में दोस्तों क्या लिखना है, पहला इसके बारे में लिखना है, पहला लिखो पॉइंट इसमें, यह पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल था, यह पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी यह पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक था दोस्तों।
कह सकते हैं, ठीक है। या पुर्तगाली कंपनी का दोस्तों संस्थापक था और ये प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल था वाला पॉइंट लिखा, या पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल था, पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों, या पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल था। दूसरा है ना, दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है दोस्तों इसके बारे में, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाई। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हिंदी में दोस्तों शांत जल की नीति, शांत जल की नीति अपनाई। इसके तहत इसने, लिखते जाना दोस्तों, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई। इसके तहत इसने कारतेज एवं काफिला व्यवस्था की, काफिला जैसी पद्धति की व्यवस्था की। काफिला दोस्तों लिखना है आपको, कारतेज एवं काफिला जैसी पद्धति की शुरुआत की, याद करना है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई। इसके तहत इसने सॉरी दोस्तों, कारतेज एवं काफिला व्यवस्था जैसी पद्धति की शुरुआत की, काफिला व्यवस्था जैसी पद्धति की शुरुआत की। अब आपको समझना है कि दोस्तों कारतेज क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानना है आपको, क्योंकि कारतेज आया है तो कारतेज पॉइंट डालना है। कारतेज के बारे में मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। कारतेज के बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, देखो क्या था कारतेज में। हुआ ये था कि दोस्तों जैसे ये हमारा भारत है और भारत किधर हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये अरब सागर है। क्या है दोस्तों, अरब सी, ठीक है, अरब सी है। इस अरब सी में दोस्तों क्या हुआ, आपको मैं एक रोचक तथ्य बताता हूँ दोस्तों। इससे पहले तक क्या था कि दोस्तों कोई भी व्यापारी जब तक हमारे तट पर, यानी कोई भी सीमावर्ती क्षेत्र पर तट पर आकर नहीं उतरता था, तब तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। वो समुद्र में है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अगर जब तक वो क्या होता था कि तब तक वो तट पर, किसी के तट पर या किसी बंदरगाह पर नहीं उतरता था, तब तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। बट अंग्रेजों ने, या सॉरी दोस्तों यूरोपियन या पुर्तगालियों ने पहली बार दोस्तों समुद्र पर टैक्स लगाया। यानी अगर ये इन्होंने क्या किया दोस्तों, अरब सागर पर अपना प्रभाव क्षेत्र, अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। और क्या किया दोस्तों कि या इनके प्रभाव क्षेत्र वाले अरब सागर से अगर कोई भी यूरोपीय या कोई भी भारतीय या कोई भी अरबवासी व्यापारी अगर इनके प्रभाव वाले क्षेत्र से अगर व्यापार करना चाहता है तो उनको कारतेज लेना पड़ता था। कारतेज दोस्तों एक था, एक परमिट था जो दोस्तों समुद्री व्यापार की इनको अनुमति मिलती थी, जो अरब सागर से होकर अगर इनको जाना है तो कारतेज क्या था दोस्तों, एक परमिट था जो दोस्तों क्या था, पुर्तगालियों के समुद्री प्रभाव क्षेत्र वाले, है ना, समुद्री प्रभाव वाले क्षेत्र से व्यापार करने की अनुमति के बदले दिया जाता था। कारतेज एक परमिट था जो पुर्तगालियों के प्रभाव क्षेत्र वाले समुद्री व्यापार, प्रभाव क्षेत्र वाले समुद्र से व्यापार करने की अनुमति के लिए दिया जाता था, ठीक है। ये आपको लिख लेना था, ठीक। ये हो गया, इसमें समझ में आ गया। मैंने बताया कि दोस्तों अरब जो मुगल बादशाह दोस्तों कौन, अकबर था, उसने भी दोस्तों, उसको भी दोस्तों इन्होंने वो भी दोस्तों कारतेज लेता था। मतलब उनके भी जो अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो उनको भी कारतेज लेना पड़ता था। हर कोई कारतेज इनसे लेता था, ठीक है। तो कारतेज ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको एक लिखा है काफिला व्यवस्था, काफिला व्यवस्था या इसको अरमेडा भी बोलते हैं दोस्तों, अरमेडा, अरमेडा। ये क्या होता था कि दोस्तों ठीक है, आपने परमिट लिया, आप हमारे अरब व्यापार से, अरब सागर वाले जो प्रभाव क्षेत्र वाले समुद्री व्यापार से, समुद्र वाले क्षेत्र से आप व्यापार कर रहे हैं, करिए जाइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारी फिर कोई आप जाएंगे, आपको कोई रास्ते में लूट लेता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर आपको सुरक्षित, और क्योंकि समुद्र में लुटेरे होते थे, या आपका कोई कुछ हो जाता तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, बस हमको परमिट दे दिया, आप हमारे प्रभाव क्षेत्र से कर लीजिए व्यापार, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। मगर हाँ, आपको अगर सुरक्षा भी चाहिए हमसे, तो आप क्या करने हैं दोस्तों, आप काफिला व्यवस्था जो होता है अरमेडा, आप उसका भी पैसा चुकाइए, और हमारे जो समुद्री लड़ाकू हैं, जो पुर्तगालियों के जो समुद्री लड़ाकी, वो आपके जहाज के साथ जाएंगे। तो ये क्या था, ये आपकी समुद्री सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला दोस्तों एक टाइप का कर था, ये भी है ना। ये दोस्तों जैसे जहाज है, आप भाई व्यापार कर रहे हैं तो समुद्र में कोई लूट लेता तो उसकी जिम्मेदारी पुर्तगालियों की नहीं थी। हाँ, अगर आप अरमेडा या काफिला व्यवस्था के लिए पैसा अदा करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि आपकी जहाज की जो सुरक्षा है हम करेंगे, ठीक है। तो ये काफिला व्यवस्था ये था और कारतेज ये था। बात समझ में आ गई आपको, बहुत आसान थे। कारतेज जो था
पुर्तगालियों के प्रभाव क्षेत्र वाले समुद्र से अगर किसी को व्यापार करना है तो उसके लिए कारतेज लेना पड़ता था। ये एक प्रकार का परमिट था। पहली चीज। काफिला व्यवस्था क्या था दोस्तों, अगर आपको समुद्र से व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको समुद्र के अपने जहाज की सुरक्षा के लिए अगर सुरक्षा चाहिए, क्योंकि दोस्तों व्यापार करते समय समुद्र में बहुत सारे लुटेरे होते थे, लुटेरे लूट लेंगे तो हमें मतलब नहीं है, मगर अगर आप काफिला व्यवस्था के लिए पैसा अदा करते हैं तो क्या होगा, आपके जहाज के साथ हमारे कुछ लड़ाकू जाएंगे, जब तक आपके गंतव्य तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप मेरे साथ आपके साथ रहेंगे, और आप उसकी कोई समुद्री लुटेरे से बचाने की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, तो ये काफिला व्यवस्था थी। इसकी शुरुआत दोस्तों किसने की थी दोस्तों, अल्मीडा ने, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बारे में इतना पढ़ना था। इसके बारे में एक पॉइंट और पढ़ा जाता है, चोल का युद्ध हुआ था जिसमें तुर्की, मिस्र एवं गुजरात की संयुक्त सेना को दोस्तों इसने पराजित कर दिया था। मैं इसको आप लिखिएगा मत इसको, मैं इसको आप एक स्टोरी के सना मैं आपको सुनाता हूँ। क्या हुआ था दोस्तों, 1508 में दोस्तों क्या हुआ, तुर्की, गुजरात एवं मिस्र की सेना ने दोस्तों पुर्तगालियों पर दोस्तों क्या किया, आक्रमण किया। तीनों की सेना, संयुक्त सेना ने दोस्तों पुर्तगालियों पर आक्रमण किया। रीजन ये था क्योंकि दोस्तों पुर्तगाली बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार कर रहे थे, और ये जो दोस्तों तुर्की है, गुजरात है, और जो ये दोस्तों अरब है ना, मिस्र दोस्तों, मिस्र ये अरब के लोग हैं, है ना, अरब के लोग आ रहे हैं दोस्तों इसमें। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, पुर्तगाली पर मतलब हमला किया कि ताकि इनको अगर हरा देंगे तो ये भारत से यहाँ से चले जाएंगे। बट हुआ ये कि दोस्तों अल्मीडा ने दोस्तों तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया, और जब तीनों की संयुक्त सेना को हराया, बट इसमें एक बात यह है कि अल्मीडा का पुत्र, बड़ा पुत्र था, उसका पुत्र मारा गया और हरा दिया, और उसी युद्ध को दोस्तों चोल का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, 1509 में हुआ था। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये हरा दिया तो फिर हुआ क्या दोस्तों, मिस्र, तुर्की की संयुक्त सेना ने दोस्तों पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। पुर्तगाली, जो पुर्तगाल का जो राजा है पुर्तगाल में दोस्तों, वहाँ पर हमला कर दिया, और उसने कहा कि अगर आप अल्मीडा को भारत से नहीं बुलाते हैं तो हम आपके क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, आप पर युद्ध करके आक्रमण करेंगे। तो फिर क्या हो, पुर्तगाल के राजा ने दोस्तों तुरंत अल्मीडा को बुला लिया। फिर इसके बाद अल्मीडा जाता है, फिर आता कौन है दोस्तों, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये कब आता दोस्तों, ये 1509 से लेकर ये 1515 तक दोस्तों रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्मीडा के बारे में हो गया। अब अल्बुकर्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा कौन आएगा दोस्तों, अल्बुकर्क। ये कब आया दोस्तों, 1509 से। ये डेट आपको नहीं भी याद रहेगी ना तो कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों, डेट आपसे कभी नहीं पूछा है, बस आपको क्रम पता होना चाहिए कौन कब था। 1515 में इसको दोस्तों यह लिखना, इसमें पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था, या पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। क्यों, क्योंकि इसी के काल में दोस्तों पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीते। वास्तविक संस्थापक था, एक संस्थापक होता दोस्तों, एक वास्तविक संस्थापक होता, दोनों में फर्क होता दोस्तों। या पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इसका पहला पॉइंट तो यही है, या पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। ठीक, अल्बुकर्क पुर्तगालियों को, क्यों दोस्तों, इसने दोस्तों गोवा जीता, इसने दोस्तों मुंबई जीता, बहुत सारे क्षेत्र दोस्तों, इसने बहुत सारे क्षेत्र जीते। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें पहला हो गया। दूसरा इसने गोवा को जीता, इसने गोवा को जीता कब दोस्तों, 1509 में। ठीक है, इसने गोवा को जीता। तीसरा दोस्तों, इसने अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुंबई जो पॉइंट लिखा रहा हूं, अपने प्रभाव क्षेत्र वाले भारतीय इलाके से सती प्रथा की समाप्ति कर दी। सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी, पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने अपने प्रभाव क्षेत्र वाले भारतीय इलाके से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। यानी दोस्तों इसने क्या किया, इसने सती प्रथा पे, पूरे भारत पे नहीं दोस्तों, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग पढ़ के जाते हैं कि इसने क्या करता है कि पुर्तगालियों ने भारत में सती प्रथा की समाप्ति कर दी, तो नहीं, गलत हो जाएगा ये।
पूरे भारत पर उनका इलाका सब वही नहीं था, प्रभाव ही नहीं था। इन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र वाले भारतीय इलाके से दोस्तों क्या किया, सती प्रथा की समाप्ति कर दी। बहुत ही डीप पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसको बारीकी से नहीं पढ़ने की वजह से क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसने अपने प्रभाव क्षेत्र वाले भारतीय, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक और इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिए, फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप लिखिएगा खुद से। देखो इसकी एक नीति थी दोस्तों, इसने कहा था कि अपने जो जितने भी अपने कर्मचारी थे, जो अपने सैनिक थे, उसने कहा इनसे कहा कि आप जो है भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि दोस्तों हमारा जो सामाजिक आधार है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम अगर भारतीय स्त्री से विवाह करते हैं तो क्या होगा, उनकी संतान होगी, और उनकी संतान जो होगी वो कौन होगी, ईसाई होगी। क्योंकि दोस्तों भारत में उस समय दोस्तों जो समाज था, उस समय जो पुत्र होता था वो पिता के नाम से जाना जाता था, और अगर कोई पुत्र पैदा होता है या पुत्री पैदा होती, कुछ भी, वो पिता के नाम से जानी जाएगी। यानी उस जो पिता का धर्म होगा वही उस पुत्र का या उस पुत्री का धर्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ईसाई धर्म का जो सामाजिक आधार है वो बढ़ा हुआ। देखो क्या होगा दोस्तों, अगर हमको लंबे समय तक किसी जगह पर रहना है तो हमको अपना सामाजिक आधार बढ़ाना होगा, यानी हमारी जो जनसंख्या वो बड़ी होनी चाहिए। भारत में हम आए हैं, ये गिने चुने लोग थे, 2 से 3 हज़ार लोग थे, और 2-3 हज़ार लोग पूरे मिलके पूरे भारत को पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते थे, और बाहर से सारे लोगों को ला नहीं सकते थे दोस्तों, इतना ज़्यादा कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो इनको सबसे ज़्यादा जरूरत थी कि हम अपने भारत में अपना सामाजिक आधार बढ़ाएं, और सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए जरूरी थी कि हम भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। भारतीय स्त्री से विवाह करेंगे तो क्या होगा, और सती प्रथा के पीछे का लॉजिक देखो दोस्तों, सती प्रथा बंद करने का पीछे का लॉजिक क्या होगा दोस्तों। सती प्रथा क्या थी दोस्तों, जो विधवा स्त्री होती थी, मतलब जो स्त्री होती थी, उसका पति मर जाता था तो उसकी पति की चिता के साथ दोस्तों क्या होता था, उस स्त्री को भी सती होना पड़ता था। इससे क्या होगा, इन्होंने सती प्रथा क्यों समाप्त किया दोस्तों, मान लो कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो सती प्रथा समाप्त होने के बाद क्या होगी, वो जिंदा रहेगी और भारतीय समाज में दोस्तों क्या था कि विधवा को दोस्तों कोई भी स्वीकृति नहीं, मतलब कोई भी अपने घर में कोई भी विवाह नहीं करता था। ये उस तरीके को उसको गलत मानता था, गलत इंटेंशन रहती थी। ठीक है, गलत मानते। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने उनसे विवाह करना शुरू किया। क्योंकि दोस्तों जब किसी को कोई भी नहीं अपनाएगा तो अगर कोई भी उनको थोड़ा सा भी सम्मान जहां मिलेगा वो उस ओर जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, उनसे विवाह करना शुरू किया। ये इनका लॉजिक था दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों इन्होंने सती प्रथा, ये कोई हितैषी नहीं थे भारत के कि जाएंगे कि हम वहां पे बहुत अच्छा सारा काम करेंगे, नहीं, ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोस्तों ये सारा कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है, इसको उनका डीप पॉइंट ये था दोस्तों। ठीक है, इतना लॉजिक को मैंने इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको इस टॉपिक में समझ होनी चाहिए। इनका एक उद्देश्य था भारत में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए दोस्तों इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति की। इन्होंने दोस्तों भारतीय स्त्रियों से क्या किया कि अपने जो सैनिक हैं उनसे कहा कि विवाह कीजिए, विवाह करेंगे, पुत्र पैदा होगा, पुत्री पैदा होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा सामाजिक आधार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इनका लॉजिक था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि किसने कहा था कि भारतीय स्त्रियों से दोस्तों सैनिकों का विवाह करना चाहिए, तो दोस्तों ये कालबुक कार्क ने कहा था। ठीक है, ये था, आपको चीजें समझ में आ गई। इसने अपने प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके से सती प्रथा पे पाबंदी लगा दी। ठीक, ये होगा। इसके 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई होगी आपको। और चौथा पॉइंट जो मैंने बोला वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अल्बुकर्क के बारे में दोस्तों इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये दोस्तों ये बता दूं, ये धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। ये भी लिख लो, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट लिख लो। चौथा पॉइंट जो भी डालना वो 5वां वाला मैंने बोला उसको लिख लेना। धार्मिक रूप से ये बहुत कट्टर था। ठीक है, धार्मिक रूप से ये बहुत ज़्यादा कट्टर था। ठीक है, ये भी, और साम्राज्यवादी इसकी नीति थी, ये भी याद रखना। ये साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी। क्यों दोस्तों, इसके इलाके में दोस्तों 1500। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अल्बुकर्क के बारे में दोस्तों इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, और बुक में हो या कहीं से भी आपको इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। बस जो मैं कहानी सुनाता हूँ उसको याद रखना है, और जो मैं लिखा देता हूँ उसको याद। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और को जानना है, नीनो डी कूना। नीनो डी कूनो, ये दोस्तों आया है 1529-30 के आसपास आया। इसकी डेट याद करने की जरूरत है, 1529 में आया है दोस्तों। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, इसके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसने गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, इससे पहले दोस्तों इनकी जो राजधानी थी वो कोचिन थी, इसने गोवा को राजधानी बनाया। इनके बारे में दोस्तों एक चीज ये याद रखना बस। ठीक है, इसने गोवा को राजधानी बनाया। नीनो डी कूना के बारे में एक चीज याद रखना है। दोस्तों बहुत सारे लोग आए हैं, उनके बारे में याद नहीं करना है,
सबसे बड़ी गलती यही करती है, जो नहीं काम का हो तो वो भी पढ़ते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी चीज़ें हम फंसते रहते हैं, हमें ज़्यादा याद करना। यही तो चीज़ें, हिस्ट्री में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, सबसे पहले चीज़ें ये पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को जो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं और अच्छा इस तरीके से मैं और भी चीज़ें आपके लिए करूँगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसके बाद दोस्तों एक और याद रखने, कास्टोदा, है ना, छोड़ो उसको, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, 3 ही याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, ठीक, तो ये आपको पुर्तगालियों के बारे में पहला चीज़ ये तो याद रखना। ये हो गया, इतना लिख लिए होंगे आप लोग, नीनो डी क्यों ना। और भी जो दोस्तों हैं, बट मैं आपको बता दूं, मैंने जो कॉपी में लिखा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो PDF दूंगा उसमें बहुत सी चीज़ें कुछ रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें वहाँ पे लिखाया हूँ, तो फैक्ट, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, बट उस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ये आपका फोकस करने वाले पॉइंट थे जो मैंने लिखाए हैं पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये तो हो गया इनके बारे में। ठीक है, दोस्तों इनके व्यापारिक केंद्र लिख लो, व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र लिख लो, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो 4 केंद्र दे देंगे या 3 केंद्र दे देंगे या कोई एक केंद्र पूछेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी का यह केंद्र है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, इनके केंद्र कहाँ कहाँ थे। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 केंद्र दिए थे। ठीक है, UPSC में पूछा गया, हालांकि UPSC में केंद्र दिए थे, 4 केंद्र दिए थे, जिसमें से ABC करके दिया था, और पूछा गया था निम्नलिखित में से, किसमें ब्रिटिश लोग थे जिनका जो अपना प्रभाव स्थापित किए थे। तो इस तरीके से आता है दोस्तों। अब UPPCS भी दोस्तों क्या करने लगा है, UPSC की नकल करने लगा है, तो नकल करने के थ्रू में हमको भी दोस्तों याद रहे। मैं कुछ प्रोमिनेंट आपको लिखाऊंगा, उन्हीं को आपको याद रखना है, बाकी चार्ट में बहुत सारे मिल जाएंगे। पहला दोस्तों आपको याद रखना है, कोचिन में आए थे। मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, पहले कोचिंग में आए थे दोस्तों, फिर दूसरा कोचिन में दोस्तों क्या हुआ, जामोरिन से इनका विवाद हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे थे, तो उससे विवाद हो गया। इसके बाद ये कहाँ चले गए दोस्तों, कालीकट, यानी दोस्तों सॉरी कालीकट में आए थे, कालीकट में आए थे। ठीक है, और फिर वहाँ पे इन पर विवाद हुआ था, फिर ये कोचिन चले गए थे। ठीक है, अभी मैं इसके सामने लिखा दूंगा कौन व्यापारिक केंद्र है। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे व्यापारिक केंद्र लिख दे रहा हूँ, और फिर इधर मैं सामने आपको डैश करके लिख दे रहा हूँ कि किसने छीना। ठीक है, ताकि ये भी तो पता चल जाए कि इनसे कौन छीन लिया। एक ही जगह पे हो जाएगा दोनों, मैं बता चुका हूँ, बट कहानी में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। कोचिन के बाद दोस्तों फिर इसके बाद कौन छीना, यहाँ पे मैं अभी बाद में बात करूँगा। तीसरा दोस्तों आपको याद रखना है गोवा। ठीक है, चौथा बसिन सालसेट। ठीक है, सालसेट। पांचवा दोस्तों बम्बई। ठीक है, छठा, ठीक है, छठा दोस्तों आपको याद रखना सूरत। ठीक, सातवां दोस्तों आपको याद रखना है पांडिचेरी। पांडिचेरी के बाद आठवां दोस्तों आपको याद रखना हुगली। ठीक है, इतने पॉइंट आपको ये याद रखने। अब मैं बताता हूँ, ये इनके प्रोमिनेंट केंद्र थे इतने। कुछ और है दोस्तों, जैसे आपको मिलेगा दोस्तों पुलिकट मिल जाएगा। ठीक है, और कई सारे हैं, बट वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, इतने आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कालीकट, कोचिन, गोवा, बसिन एंड सालसेट, बम्बई, सूरत, पांडिचेरी, हुगली। अब देखो कौन इनसे छीन लिया। जैसे अगर हम बात करें कालीकट और कोचिन, ये दोनों जो क्षेत्र हैं दोस्तों, कौन छीन लिया दोस्तों, इनसे डच छीन लिया। ठीक है, इसके बाद गोवा इनके पास लास्ट तक रहा, जब भारत आजाद होने के बाद 1761 में दोस्तों ये छीना गया। दोस्तों 1961 में दोस्तों गोवा, दमन एंड दीव। दोस्तों दमन एंड दीव भी याद रख लीजिएगा, गोवा यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, गोवा, दमन, दीव। ये कब गए हैं इनके हाथ से, ये 1961 में दोस्तों। भारतीय जो प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू समय थे, उन्होंने दोस्तों इनसे छीना था। ठीक है दोस्तों, 1961 में गोवा, दमन, दीव इनसे गया है। ये भारत आजाद होने के बाद तक ये रहे। सालसेट एंड बसिन दोस्तों इनसे किसने छीना दोस्तों, मराठों ने। किसने दोस्तों, मराठों ने। और मराठों में दोस्तों एक कौन है, अंगड़िया सेना नायक याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
जिसको दोस्तों समुद्र का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, मुंबई दोस्तों इनसे किसने छीना दोस्तों, हालांकि इनसे छीना दोस्तों, ये कह लो इन्होंने दहेज में दे दिया दोस्तों। किसको दोस्तों, ब्रिटेन के राजा, दहेज में इंग्लैंड के राजा, क्योंकि इनकी पुत्री का विवाह ब्रिजंगिंदा कैथरीन कुछ नाम ऐसे है, वो नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं पूछा जाता, कब विवाह हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो मैं थोड़ा कहानी सुना देता हूँ क्या हुआ। मुंबई पुर्तगाली की जो सॉरी दोस्तों इंग्लैंड के जो राजा हैं चार्ल्स द्वितीय हैं, ठीक है दोस्तों, और इनकी जो स्पेन की राजकुमारी थी उसका विवाह दोस्तों क्या हुआ, इंग्लैंड के राजा के साथ हुआ। तो इंग्लैंड के राजा ने दोस्तों स्पेन के जो राजा हैं, सॉरी दोस्तों स्पेन के राजा ने दोस्तों क्या किया, बम्बई दोस्तों दहेज या पुरस्कार में कह लो, पुरस्कार स्वरूप दोस्तों क्या हुआ, इंग्लैंड के राजा को दे दिया। और अब देखो क्या है, इंग्लैंड के राजा को दोस्तों वो मिला, अब इंग्लैंड का राजा रहता है इंग्लैंड में और उसको दहेज मिल गया दोस्तों मुंबई में, वो करेगा क्या, तो उसने क्या कर दिया, उसने जो मुंबई वाला इलाका है वो क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, है ना, ठीक है। तो वो वहाँ से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुँच गया। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कभी भी कि वो मुंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे प्राप्त हुआ, तो ये याद रखना है किससे प्राप्त हुआ है, तो इंग्लैंड के राजा से, ना कि पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से तो दोस्तों इंग्लैंड के राजा को मिला था, फिर इंग्लैंड के राजा ने दोस्तों किसको दिया था, है ना दोस्तों, कंपनी को दिया था। तो ये याद रखना है, कभी पूछा जाता है कि ईस्ट जो मुंबई क्या कहते हैं दोस्तों, बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे प्राप्त हुआ था, तो इंग्लैंड के राजा से। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिकली क्वेश्चन है, बहुत लोग सोचते हैं कि पुर्तगाली। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ स्पेन के राजा से और आप कह रहे हैं कि पुर्तगाली कंपनी यहाँ थी। तो दोस्तों उस समय क्या थी कि स्पेन का जो राजा था उसके अधीन ही पुर्तगाल आता था, तो पुर्तगाल के जो लोग थे वो भी दोस्तों अधीन ही था उसके, दोनों स्पेन और पुर्तगाल दोनों एक ही राज्य के अंदर आते थे उस समय। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। सूरत दोस्तों किसने छीना दोस्तों, अंग्रेजों ने छीन लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। ठीक है, पांडिचेरी मैंने बताया दोस्तों, इस यहीं के जो क्षेत्रीय राजा थे उससे ही दोस्तों इनका विवाद हो गया, दो गुट बट गए, एक गुट जिस गुट के पक्ष में ये थे उसमें ये हार गए तो ये वहां से चले गए। हुगली दोस्तों इनसे शाहजहां ने छीन लिया। ठीक है, शाहजहां ने छीन लिया, ये व्यापारिक कामों में हस्तक्षेप करने लगे थे तो इनको शाहजहां ने वहां से भगा दिया, शाहजहां ने छीन लिया। तो ये छीनने वाले भी मैंने बता दिए और कहाँ कहाँ व्यापारिक केंद्र थे ये बात चीज़ बता दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन अब बनेंगे दोस्तों यहीं से मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों हर पूछने वाले क्वेश्चन है, इनको आप एकदम रट लीजिएगा। और मैंने ऐसे बताया आपको कहानी की तरह दोस्तों याद रहना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में कुछ चीज़ें। ठीक है, अब दोस्तों जो रह गया है वो योगदान, इनका क्या योगदान था दोस्तों। तो योगदान की बात करें, योगदान इनका भारत में क्या योगदान था इसकी बात करें तो दोस्तों देखो पहला योगदान तो ये था, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस यही लोग ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, ठीक है, की। पहला पॉइंट योगदान ये हो गया। दूसरा, नए जमाने की फसलों, नए जमाने की फसल लेकर आए। अब ये लोग आप लोग नए जमाने की कौन सी फसल लेकर आए, तो दोस्तों कुछ फसलें ऐसी थी जो ये इन्होंने जो यहाँ पर लेकर आए, जैसे आलू है ना, यही लोग आए थे और लेकर, पपीता है यही लोग लेकर आए थे, अनानास है दोस्तों यही लोग लेके आए थे, अनानास यही लोग लेके आए थे, तंबाकू है दोस्तों यही लोग लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, आदि बहुत सारे नोट्स में लिखे हैं, आपको याद करने हैं, बट आपको 4-5 भी आप अगर लिख देते तो इनको दोस्तों नए जमाने की फसल कहते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत में जो पहले से चली आ रही थी परंपरागत से उसको पुराने फसल कही, और जो ये लोग लेकर आए उसको नए जमाने की फसल। याद रखना है, एक बार अभी पिछली बार 2020 या 19 में मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सी नए जमाने की फसल है, और उसमें दिया था 4 ऑप्शन दिया था, एक दिया था दलहन, कपास, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, और आलू। तो याद रखना है दोस्तों, दलहन और कपास हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से ही यूज करते आ रहे हैं।
कपास तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी मात्रा में दिखा। ये हम लोग दोस्तों जो 6ठी शताब्दी ऊषा पूर्व और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आलू और तंबाकू ये नए जमाने की फसल है। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये था 2 पॉइंट याद हो गए, इनका योगदान क्या था। ठीक है, ये नोट्स में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ बस। तीसरा आपको याद रखना है क्या, तीसरा दोस्तों याद रखना है स्थापत्य की नई शैली। स्थापत्य की गॉथिक शैली की शुरुआत। दोस्तों भारत में यही लोग दोस्तों जो ईसाई धर्म के जो मस्जिद जो चर्च होते हैं वो गॉथिक शैली में बनते हैं। स्थापत्य की जो गॉथिक शैली होती है उसमें बनते हैं। तो इनके आने के बाद ही दोस्तों ये गॉथिक शैली दोस्तों हमारे भारत में आई है। तो ये भी दोस्तों कुछ योगदान है। तीसरा दोस्तों, चौथा जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये 3 पॉइंट तो आपको हर जगह मिल जाएंगे पढ़ाने वाले। चौथा मैं आपको बता दूं क्या था। समुद्र के रास्ते भारत एवं यूरोप के मध्य संपर्क स्थापित किया इन्होंने। इससे पहले मैंने क्या बताया, समुद्र के रास्ते कभी भी भारत और यूरोप के बीच संबंध स्थापित नहीं हुआ था। तो ये भी एक योगदान है दोस्तों ना, योगदान ही तो। इसके बाद बहुत बड़ी क्रांति आ गई दोस्तों, लोग दूर दूर तक दोस्तों समुद्र के रास्ते व्यापार करने लगे ना। तो समुद्र के रास्ते भारत एवं यूरोप के मध्य संपर्क स्थापित किया, चौथा ये हो गया। तो ये 4 पॉइंट मैंने एक आपको हर जगह में आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐसा बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा। उससे दोस्तों आप क्या होगा, आपका लेखन में दोस्तों बहुत ज़्यादा योगदान होगा, आपका नॉलेज स्तर बढ़ेगा। ठीक है, आप बुक पढ़ के देखिएगा, कोई नहीं, यहाँ बुक पे भी लिखा नहीं होता, ये सब चीज़ें समझ की बातें होती। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने याद रखने योगदान के थ्रू इनका। ठीक है, इतना दोस्तों आज का ये टॉपिक है, ये खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, पुर्तगाली दोस्तों ये खत्म होता है यहाँ के बाद। पुर्तगाली का दोस्तों असफलता के कारण क्या थे ये मैं कल बात करूंगा, थोड़ा उसमें डिटेल की बात है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट यहाँ तक दोस्तों ये उसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, कारण, हारने का कारण, यानी क्यों वो यहाँ से चले गए, तो उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगी हो, समझ में आए, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों करना क्या, आपको वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। और दोस्तों अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये आपको करना है बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है। मेरे लिए बस इतना ही, मेरे लिए यही एनर्जी है, यही बॉर्नवीटा, यही सब कुछ है, आप लोग कह सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, ये एनर्जी का मेरे लिए लेवल है, जो आप अगर शेयर करते हैं, ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, तो उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हूँगा, मैं थोड़ा आपके लिए और अच्छा करूँगा। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ प्रयास करूँगा करने का, सॉरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल मिलेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिए, पढ़िए, जमकर पढ़िए दोस्तों। ठीक है, बाय, जय हिंद दोस्तों।